नमस्कार। आइए हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसके अगले पार्ट में सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, अर्थात हड़प्पाई समाज में किस तरह की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ कब्रें मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से HR 37 कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो से कुछ कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, शवों के साक्ष्य मिले हैं। उनके आधार पर ही हम सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को इंगित कर पाए हैं। इन समाधानों को देखने से यह मालूम होता है कि इसमें कुछ समाधान राजकीय समाधान थे, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी और अधिकांश में दैनिक जीवन से संबंधित कुछ बर्तनों या अन्य सामग्रियों को साक्ष्य मिलता है, जिससे हमें मालूम होता है कि शायद यह जन सामान्य के समाधान होंगे। और ऐसे ही समाधान मिस्र सभ्यता से भी मिलता है। तो इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि जो कुछ समाधानों के साथ मिले हैं, उनके आधार पर हम उनकी सामाजिक श्रेणी के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे समाधान भी मिले हैं जो अन्य समाधानों की बनावट से बिल्कुल भिन्न हैं। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकनाई की गई थी, तो कुछ कब्रों में मृतभांड और आभूषण मिले हैं। संभवतः यह वस्तुएं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि शायद लोगों की मान्यता रही होगी कि मृत्युपरांत भी व्यक्ति इस वस्तुओं का प्रयोग कर सकें। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा कब्रिस्तान में उत्खनन के दौरान एक पुरुष खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो एक प्रकार का उपरत्न था, मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। तो कहीं कहीं पर समाधानों के साथ मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तो इन सारी वस्तुओं और कब्रों के अध्ययन से मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता थी। इसके साथ साथ एक अन्य विधि भी है सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की, कि कुछ ऐसी पुरावस्तुएं मिली हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण और महंगी जैसी लगती हैं, क्योंकि शायद उनका प्रयोग रोज़मर्रा की वस्तुओं के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। जबकि रोज़मर्रा की वस्तु में चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। महंगी वस्तुएं या दुर्लभ वस्तुएं उनको माना जाता था जिनके निर्माण में आसानी से उपलब्ध पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता था या जटिल तकनीक से इनका निर्माण किया जाता था। इन्हीं महंगी या दुर्लभ वस्तु में फायांस नामक एक वस्तु है, जिसका निर्माण
रेत या बालू के घिसने पर तथा उसमें रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता था। यह छोटा पात्र था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसको बनाना कठिन था। तो इस प्रकार ऐसी वस्तुओं को विलासिता की वस्तुओं में रखा गया और यहीं से विलासिता की वस्तुएं और रोज़मर्रा की जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में विभेद देखने को मिलता है। फायांस में संभवतः लोग सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए प्रयोग करते रहे होंगे और इस तरह के पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। साथ साथ में कुछ स्वर्ण आभूषणों के संचय के भी साक्ष्य मिले हैं। तो वस्तुओं के आधार पर भी, उनके प्रयोग के आधार पर भी सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है। अब आइए देखते हैं शिल्प उत्पादन कैसे होता था। तो कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से शिल्प उत्पादन या निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। उनमें मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना प्रमुख रूप से सम्मिलित थे और चन्हूदड़ो जैसे स्थल से इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ मनके बनाने में कार्निलियन जो सुंदर लाल रंग का था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फायांस और पकी मिट्टी, इन सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए गए। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे और इन मनकों का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित जैसा था। कुछ को उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से भी सजाया गया तो कुछ पर रेखा चित्र भी उकेरे गए। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ स्थलों से मनके बनाने के साक्ष्य मिले। उनमें प्रमुख स्थल चन्हूदड़ो हैं। यहाँ मनके बनाने में जो रॉ मटेरियल प्रयोग किया गया उसमें कार्नियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, धातु में तांबा, कांसा, सोने, शंख, फायांस और पकी मिट्टी का प्रयोग होता था। मनके बनाने में भी कुछ तकनीक अलग थी। सेलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर था, इससे आसानी के साथ अनेक प्रकार के ज्यामिति आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। उसी तरह कार्नियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर किया जाता था। कुछ पत्थरों के सल्क निकालकर मनके बनाए जाते थे। कुछ में घिसाई, पालिश और छेद करके यह प्रक्रिया पूरी होती थी। तो इस तरह मनके बनाने के साथ चन्हूदड़ो के साथ साथ लोथल और धौलावीरा से भी मिले हैं। इन्हीं में नागेश्वर और बालाकोट 2 समुद्र तटीय स्थल भी मिले हैं जहाँ से शंख से बनी वस्तुओं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं भी शामिल हैं। अर्थात इन स्थलों से ऐसी जानकारी मिली है
कि यहाँ से निर्मित वस्तुओं को अन्य बस्तियों तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह संभव है कि आंतरिक व्यापार के रूप में इन वस्तुओं का एक बस्ती से दूसरे बस्ती में आयात निर्यात होता था। इन शिल्प उत्पादन में कुछ महत्वपूर्ण केंद्र भी थे, जहाँ से प्रस्तर पिंड, शंख, तांबा, अयस्क इनको लाया जाता रहा होगा। इसके अतिरिक्त मन के निर्माण या शिल्प के अन्य निर्माण में जो कूड़ा करकट या टूट फूट बचता था, उनके द्वारा भी कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता था या उन्हें अवशेष के रूप में आसपास स्थानों पर फेंक दिए जाते थे। तो इन सारे अवशेषों के साक्ष्य से ही हमें जानकारी मिलती है कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन में भी निपुण थे, अर्थात प्रस्तर, तांबा, कांसा, कालीयर इन सामग्रियों से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। अब ये कच्चे माल कहाँ से प्राप्त करते थे, इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने, जो कहीं न कहीं इंगित कर रहे हैं कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। इसके साथ साथ नदी मार्ग का भी प्रयोग करते रहे होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उपमहाद्वीप अर्थात इन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे लाते या ले जाते रहे होंगे और इनका क्या प्रयोग था।